नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है MBA पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है भारत की संसद। भारतीय संसद दो सदनीय है, जिसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तथापि संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा वो होता है, क्योंकि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के रूप में उसकी स्वीकृति बेहद आवश्यक है। यह व्यवस्था ब्रिटिश पद्धति के अनुसार अपनाई गई है। सदन के उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि लोकसभा में संपूर्ण देश की जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों द्वारा की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत की संसद का ढांचा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार है, फिर भी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। ब्रिटिश संसद भारत की संसद की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इस संदर्भ में हम जब देखें तो DD बसु जो प्रमुख रूप संविधान वेत्ता है, उन्होंने भारत की संसद के संबंध में ब्रिटिश संसद और अन्य संसदों की तुलना करते हुए एक विचार व्यक्त किया है। वो हमें ज्यादा संतुलित लगता है। उसको कोट करना यहाँ मुझे जरूरी लगता है कि DD बसु ये कहते हैं कि भारत के संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की प्रणाली और इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक आश्चर्यजनक रूप से मध्यम मार्ग खोजने की कोशिश की गई है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में उस प्रकार की न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं है जिस प्रकार की अमेरिका के अंदर है, लेकिन कोशिश की गई है कि यहाँ उस न्यायिक सर्वोच्चता बनी रहे। और साथ ही साथ भारत की संसद की उस प्रकार की सर्वोच्चता भी नहीं है जिस प्रकार की इंग्लैंड की संसद की है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि संसद की सर्वोच्चता भी बरकरार रहे। और ये कोशिश करते हुए न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच में एक तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, और इसके लिए एक मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत को हम जब अलग अलग रूप से राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही हम ठीक से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का अध्ययन हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम संसद के जो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संसद के उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहा जाता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों और संघ शासित प्रदेश जो हैं उनके 238 प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित होती है। इसका मतलब ये हुआ 238 प्लस 12, 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, और 238 का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा
के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या रखते हों, ख्याति जिन्होंने अर्जित कर रखी हो। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, वापस इसको सुने कि राज्यसभा में जिस मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। इसके माध्यम से राज्यसभा के चुनाव होते हैं और जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहां प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत में अमेरिका से भिन्न पद्धति अपनाई गई है। जहां अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या समान है कि हर राज्य को 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार राज्यों को अमेरिका में दिया गया है, किंतु भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये एक भिन्नता अमेरिका की सीनेट से है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य चुनकर जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है और छोटे राज्यों में जो है वहाँ एक सदस्य भी चुन के जाते हैं। तो इस प्रकार जो है राज्यों की जनसंख्या का अनुपात में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब इस राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है, इसके संबंध में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। मोटे तौर पर सामान्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसके लिए भारत की नागरिकता होना जरूरी है। कम से कम 30 वर्ष की वो आयु प्राप्त कर चुका हो। इसके साथ साथ उसके पास संसद के कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएं हों। तो ये योग्यता, सामान्य योग्यता रखने वाला जो व्यक्ति है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, तो इस संबंध में 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों को होता है कि कोई भी सदस्य जब चुना जाता है तो उसको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि ये रोटेशन से इसका चुनाव होता है, तो जिन जिन सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो लगभग वो 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका 2-2 वर्ष के अंतराल में कार्यकाल पूरा होता चला जाता है। तो एक तरह से ये लोकसभा की तरह एक साथ भंग नहीं होता है सदन। इसको इसलिए स्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि इसके सदस्य जितने रिटायर होते हैं उतने ही सदस्यों का फिर चुनाव कर लिया जाता है, तो इसलिए वर्ष पर्यंत ये सदन स्थायी रहता है। तो इंडिविजुअली 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था राज्यसभा के कार्यकाल की है। इसके पदाधिकारी के रूप में देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और एक उपसभापति होता है जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है। तो ये 2 पदाधिकारी होते हैं जो इसकी कार्रवाइयों का संचालन करते हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति के संबंध में ये कहा गया है कि सदन के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बिना सदन नहीं चलाया जा सकता। यानी कुल संख्या का 10वां हिस्सा अगर उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्रवाइयों को वैधानिक माना जाएगा, तभी सदन की कार्रवाइयां संचालित की जाएंगी। तो ये इसके गणपूर्ति के नियम है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार भी हैं, जैसे सदन के सभापति और उपसभापति को वे सारी सुविधाएं और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। राज्यसभा के सदस्य को भारत भाषण देने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा सदन में दिए गए भाषण के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सदन के सत्र में रहते हुए 40 दिन पूर्व और 40 दिन के पश्चात तक उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ उन्मुक्तियां हैं, ये ठीक वैसी ही उन्मुक्तियां हैं जो लोकसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है। तो ये तो हुई बात राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं हैं, उनके कौन से पदाधिकारी होते हैं, कार्यावधि क्या है, गणपूर्ति का नियम क्या है, विशेषाधिकार क्या है। अब हमको ये देखना है कि राज्यसभा की शक्तियां कौन सी हैं, क्या कार्य राज्यसभा करती है। तो इस संबंध में राज्यसभा को ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट से इसकी भिन्न स्थिति हम पाते हैं। हमने ब्रिटेन का संविधान भी पढ़ा, उसमें लॉर्ड सभा पढ़ी, हमने अमेरिकी सीनेट भी पढ़ा और आज हम भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा का अध्ययन कर रहे हैं। तो वहाँ लॉर्ड सभा और सीनेट जो है उच्च सदन है, भारत में राज्यसभा उच्च सदन है। तो वहाँ के उच्च सदनों से भारत की राज्यसभा की एक भिन्न स्थिति हम देखते हैं। जहाँ अमेरिकी सीनेट
को शक्तिशाली बनाया गया है और ब्रिटिश लॉर्डसभा बहुत ही दुर्बल सदन है। वहीं भारत की राज्यसभा इन दोनों के मध्य स्थान रखती है, इन दोनों के बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है। ये एक तरह से वयोवृद्ध सदन के रूप में, एक्सपीरियंस लोगों का सदन के रूप में इसकी एक गरिमा है और लोकसभा का सहायक सदन इसको माना जाता है। जिससे कुछ क्षेत्रों में लोकसभा से भिन्न शक्तियां भी, अधिकार भी राज्यसभा को दिए गए हैं। तो इस नाते राज्यसभा की शक्तियां और इसके कार्य जो है, इनका एक एक करके अध्ययन करना हम यहाँ उचित समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्तियां क्या है। तो इस संबंध में गैर वित्तीय जो विधेयक हैं, उनके संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ऐसे विधेयक संसद के किसी भी सदन में सब प्रस्तावित किए जा सकते हैं। व्यवहारिक स्थिति देखें तो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, केवल ये परिपाटी सी बनी हुई है। दोनों सदनों में से पारित होने के बाद ही वे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनते हैं। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो फिर संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यहाँ सिद्धांत से प्रतीत होता है कि गैर वित्तीय विधेयक जो है भी दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु व्यवहार में ऐसा होता है क्योंकि जब मतभेद होंगे और संयुक्त अधिवेशन होंगे तो क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, तो इसलिए बहुमत से जब निर्णय लिया जाता है दोनों सदनों में तो फिर लोकसभा वहां ज्यादा पावरफुल हमको दिखाई देती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो जो एक तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए भी लोकसभा ज्यादा मजबूत दिखाई देती है राज्यसभा की तुलना में। तो ये एक व्यवहारिक स्थिति है। कार्यपालिका शक्तियां के संबंध में अगर हम देखें तो कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यसभा मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, मंत्री परिषद की आलोचना कर सकती है, लेकिन मंत्री परिषद के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, उसको पदच्युत नहीं कर सकती। तो मंत्री परिषद वस्तु से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा ही ला सकती है और पदच्युत भी लोकसभा ही कर सकती है। तो यहाँ राज्यसभा लोकसभा की तुलना में एक कमजोर सदन प्रतीत होता है। वित्तीय शक्तियों के मामले में देखें तो राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां भी लगभग न के बराबर है। इस क्षेत्र में बहुत कमजोर सदन है राज्यसभा। सर्वप्रथम वित्त विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, लोकसभा में ही वित्त विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में विचार विमर्श के पश्चात उनको फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए यहाँ ये आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक को 14 दिन के भीतर विचार विमर्श करके अपने परामर्श के साथ, अपने सुझावों के साथ उसको लोकसभा को वापस भेजना होता है। अब ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए सुझावों, विचार या उसकी टिप्पणियों को माने या नहीं माने। तो यहाँ एक तरह से लोकसभा जो हमको राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है और यहाँ केवल राज्यसभा के पास में 14 दिन के विचार विमर्श की शक्तियां ही वित्त के मामले में हमको देखने को मिलती है और उसके सुझाव, उसकी टिप्पणियों की भी बहुत ज्यादा महत्वता नहीं है, अगर उसकी, क्योंकि वो उसके सुझाव मानना नहीं मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। चौथी जो शक्तियां हैं इस क्षेत्र में वो है संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा की स्वीकृति या अस्वीकृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि कोई संविधान संशोधन लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा के विचार के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा उससे असहमत हो सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सुझाव दे सकती है। तो उस मत को लोकसभा की उपेक्षा, उस मत की जो है लोकसभा उपेक्षा नहीं कर सकता, जैसे वित्त विधेयक के मामले में वो उपेक्षा कर सकता है। क्योंकि दोनों सदनों में गतिरोध होता है इस संबंध में, तो फिर फैसला जो है संयुक्त बैठक से ही होगा, जैसे हमने विधायी शक्तियों के मामले में बताया कि मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठकों की व्यवस्था होती है। तो यहाँ जब संयुक्त बैठक होगी तो फिर वहां बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे और व्यवहार में स्थिति हम देखें तो फिर क्योंकि संयुक्त बैठकों में लोकसभा की संख्या ज्यादा होने की वजह से निर्णय लोकसभा के अनुसार होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हम देखें तो संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है।
कोई भी संशोधन राज्यसभा को बाइफरगेट करके या नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि संयुक्त बैठक होंगी तो संयुक्त बैठकों में लोकसभा की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो लाभ की स्थिति में हो जाती है। तो ये संविधान संशोधन के मामले में शक्तियां हैं। जहां तक राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति के संबंध में शक्तियों का मामला है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नियंत्रण में दोनों सदनों को सहभागिता निभानी पड़ती है। राष्ट्रपति की पदच्युति के संबंध में प्रस्ताव जब दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तभी वो पारित माना जाता है। तो यहाँ एक तरह से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति की पदच्युति, उसके मामले में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को समान शक्तियां हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में प्रस्ताव राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है राज्यसभा ही पहल करती है। तो ये कुछ शक्तियां हैं जिसके आधार पर हम राज्यसभा का आकलन कर सकते हैं। कुछ अन्य शक्तियां और है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर वो लगाते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को जो कानून परिभाषित करते हैं, उनके पारित करने के संबंध में लोकसभा राज्यसभा समान अधिकार रखते हैं। आपातकाल की राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा को दोनों सदनों में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो इस राज्यसभा से ही आपातकालीन घोषणा को अनुमोदन जरूरी होता है। इसी प्रकार संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन होते हैं वो दोनों सदनों में विचार विमर्श के लिए रखे जाते हैं। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम राज्यसभा की शक्तियों का आकलन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक क्षेत्र और है जहां हमको राज्यसभा जो है विशिष्ट स्थान जहां उसका राज्यसभा का है। तो इस संबंध में कुछ विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा की हैं जो उसको इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से और अमेरिकी सीनेट से अलग उच्च सदन के रूप में स्थापित करती हैं। तो उनका भी हमको अध्ययन करना चाहिए। तो राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, उसमें जिनका प्रयोग सिर्फ राज्यसभा ही करती है, लोकसभा नहीं करती है। तो ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो उसमें सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसे घोषित विषय पर कानून बनाने का अधिकार फिर संसद को प्राप्त हो जाता है। तो ये अधिकार राज्यसभा को ही है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो राज्यसभा को है और यहाँ लोकसभा से उसको वो विशिष्ट बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान करता है कि केंद्र में राज्यसभा ही राज्यों की प्रतिनिधि सभा है और राज्यों के हितों को बेहतर रूप से वो संरक्षित कर सकती है। तो इस नाते जो राज्यों के संबंध में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो राज्यसभा को है और इस नाते राज्य सूची के विषय पर वो ये अधिकार रखती है कि उसको अगर राष्ट्रीय महत्व का समझती है तो उसको घोषित करके राष्ट्रीय महत्व का और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 312 के तहत भी राज्यसभा को एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त है और इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में अभी जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके अलावा भी और अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं अन्य क्षेत्रों में सृजित करनी है। तो ऐसा सृजन करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा को है। अनुच्छेद 312 के तहत ये उसको अधिकार दिया गया है जिसके तहत वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसकी पदच्युति के संबंध में प्रस्ताव भी पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ही फिर वो आगे कार्रवाई उस पर संभव होती है। तो ये कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और यहाँ राज्यसभा जो है हमको लोकसभा से ज्यादा विशिष्ट और ताकतवर नजर आती है। तो ये तो ही राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की बात। अब हम यहाँ
राज्यसभा और लोकसभा की वास्तविक स्थिति तुलना करके उसकी राज्यसभा की वास्तविक स्थिति देखें तो निष्कर्ष तौर पर ये पाते हैं कि वित्त विधेयक को छोड़कर और साथ ही साथ कार्यपालिका शक्तियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सैद्धांतिक तौर पर समान अधिकार दिए गए हैं। कार्यपालिका शक्तियों और वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्यसभा हमको कमजोर नजर आती है। इसलिए नजर आती है क्योंकि ये संविधान की भावना रही है कि वित्त पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए और लोकसभा जनता का सदन है, इसलिए वहां उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र में क्योंकि लोकसभा के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी है, वो ही उसको पद से हटा सकती है, तो इसलिए वहां राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अन्य मामलों में चाहे वो विधायी शक्तियां हों, चाहे वो संविधान संशोधन की शक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति हो, इन सभी मामलों में जो है लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन अगर दोनों सदनों में कोई गतिरोध है, मतभेद है इन विषयों पर निर्णय लेने पर, तो फिर संयुक्त अधिवेशन की का प्रावधान है और संयुक्त अधिवेशनों में क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने की वजह से लोकसभा लाभ की स्थिति में रहती है। तो ये एक निष्कर्ष में हम बात कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे के बिंदुओं पर हम कल की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।